हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 5 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले 4 मई का क्विक रिविजन कर लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? 3 मई को मनाया गया है। और दोस्तों, ये क्यों मनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व और एक पत्रकार के सामने क्या क्या चुनौती आ सकती है उनको पहचानने के लिए सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1993 ईस्वी में ये दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। जिम्बाब्वे ने अपनी नई मुद्रा जारी की है। जिम्बाब्वे, दोस्तों, इसकी जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, राष्ट्रपति है एमरसन मनांगाग्वा। और जो इसने नई मुद्रा जारी की है उसका नाम है जिग, ZIG। इसको जिम्बाब्वे गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, जिम्बाब्वे की जो पुरानी मुद्रा है उसका नाम है जिम्बाब्वे डॉलर या अमेरिकी डॉलर भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटेन ने पहली बार शरणार्थियों को किस देश में भेजा है? रवांडा में भेजा है। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन ने रवांडा के साथ में एक समझौता किया था और उस समझौते में, और ये समझौता किया गया था अप्रैल 2022 में। और इस समझौते में ब्रिटेन ने रवांडा को 12,000 पाउंड दिए थे और साथ में कहा था कि जो ब्रिटेन में शरणार्थी, अवैध शरणार्थी हैं, उनको रवांडा अपने यहाँ शरण देगा। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से हेमा मालिनी को हाल ही में सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार, पंडित लच्छू महाराज के सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। और पंडित लच्छू महाराज एक कथक नृत्यकार थे और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भारत में कितनी है? 8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। 57 साइबर अपराध का मतलब है यहाँ पर 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। ठीक है, और साइबर अपराध क्या होता है? ये एक प्रकार की अवैध गतिविधि होती है, जैसा हैकिंग वगैरह होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेगास मॉल ने प्रतिष्ठित मैपिक 2024 पुरस्कार जीता है। और दोस्तों, वेगास मॉल, इसके मालिक है राहुल गंगवानी। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है यहाँ के MK स्टालिन और राज्यपाल है यहाँ के RN रवि। और दोस्तों, अमेरिकी अखबारों ने AI चैट बॉक्स को लेकर OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा दायर किया है। दोस्तों, अमेरिकी अखबार में न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, इसने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने दोनों को आरोप लगाया है कि दोनों कंपनियों ने अखबार के कई आर्टिकल को बिना अनुमति के यूज किया है। और ये केस मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में दर्ज कराया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अफगानिस्तान को विश्व बैंक से 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है। दोस्तों, अफगानिस्तान हाल ही में मानवीय संकट से गुजर रहा है, जिसके लिए विश्व बैंक से इसे 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसके वर्तमान CEO अजय बंगा हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कहाँ पर? गुवाहाटी में करेगा। और गुवाहाटी असम का एक शहर है और असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री यहाँ के हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, और दोस्तों, इससे पहले विश्व जूनियरशिप की भारत में 2008 में मेजबानी की थी और कहाँ पे की थी? पुणे में की थी। तो दोस्तों, अगर आप 4 मई की इस क्लास को डिटेल में देखना चाहते हो तो फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर की क्लास को डेली देखना चाहते हो तो फिर हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 2 मई, ऑप्शन बी 3 मई, ऑप्शन सी 4 मई, ऑप्शन डी 5 मई। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 मई। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। दोस्तों,
अग्निशमन दिवस क्यों मनाया जाता है? देखो 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया के लिंटन में फायर ब्रिगेड के 5 अग्निशमन कर्मी जो हो वो आग की चपेट में आ गए थे और आग की चपेट में आकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तभी से विश्व के सभी अग्निशामकों के बलिदान के लिए, इनके बलिदान को सम्मान देने के लिए 4 मई 1999 को, कब से? 4 मई 1999 को पहली बार ये दिवस मनाया गया था और तब से ही ये दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं 3 अप्रैल। दोस्तों अप्रैल के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपको अप्रैल के सभी दिवस देखने हैं तो हमने पिछली वीडियोस यानी अप्रैल वाली वीडियोस में सभी के सभी दिवस कराए हैं। यहाँ पर मई वाली वीडियोस में मैंने सिर्फ अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस उठाए हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाए गए हैं अभी हाल ही में अप्रैल में। और दोस्तों 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये दिवस क्यों मनाए गए हैं तो आपको पिछली वीडियोस देखनी होंगी इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में भारत कोच्चि में कौन सी अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए 43वीं, ऑप्शन बी 44वीं, ऑप्शन सी 45वीं, ऑप्शन डी 46वीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 46वीं। भारत कोच्चि में कौन सी 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री की बैठक की मेजबानी करेगा। और दोस्तों अंटार्कटिक संधि, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों 1 दिसंबर 1959 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में 12 देशों के बीच अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। कितने देशों के बीच? 12 देशों के बीच अंटार्कटिक संधि पर क्या हुए थे? हस्ताक्षर हुए थे। अब अंटार्कटिक संधि क्या है? दोस्तों अंटार्कटिक महाद्वीप को केवल और केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित करने और बिना सेना का क्षेत्र बनाने के लिए एक संधि हुई थी। ठीक है, मतलब केवल वैज्ञानिक अनुसंधान का काम होगा और वहाँ पर सेना का कोई काम नहीं होगा। ठीक, तो इस संधि को ही क्या कहते हैं? अंटार्कटिक संधि कहा जाता है। ठीक, और दोस्तों ये जो संधि है लागू हुई थी ये 1961 में लागू हुई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में यानी 1 दिसंबर 1959 को इसमें 12 देशों ने हस्ताक्षर करे थे। ठीक है, और वर्तमान में इसमें कितने? 54 देश। ठीक है, इसमें कितने? 54 सदस्य हैं। ठीक, इसके। और दोस्तों भारत इसका सदस्य कब बना था? तो भारत 1983 ईस्वी में इसका सदस्य बना था, यानी भारत ने 1983 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और दोस्तों अंटार्कटिक महाद्वीप क्या होता है? अंटार्कटिक महाद्वीप जो है ये पृथ्वी के सबसे दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ठीक है, और इस महाद्वीप पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत और इजराइल ने दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। और दोस्तों भारत और कुवैत ने सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत और कंबोडिया देश ने HR विकास समझौते का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस यानी कि मानव संसाधन विकास समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और जर्मनी ने भारत के छोटे हथियारों की बिक्री पर से प्रतिबंध हटा दिया है। जर्मनी ने गैर नाटो देश जितने भी थे उन सभी के छोटे हथियारों पर क्या लगा रखा था? प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन भारत को अपवाद के रूप में भारत पर से छोटे हथियारों की बिक्री पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। और दोस्तों भारत फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगा और ये निर्यात $375 मिलियन की डील में होगा। ठीक है, और $375 मिलियन को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 3000 करोड़ रुपए में ये निर्यात होगा। और ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है?
ये एक ऐसी मिसाइल है जो रडार की पकड़ में नहीं आती और इसको 10 मीटर की ऊंचाई पर से भी छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त किस लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश कौन? भारत बना है। और पहला कौन है? चीन। और दोस्तों भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का 85वां स्थान रहा। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? ठीक है, ऑप्शन ए डॉक्टर निकेश जैन, ऑप्शन बी आलोक शुक्ला, ऑप्शन सी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है और इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो सम्मान है, ये ग्रीन ऑस्कर सम्मान जो है, ये वन्यजीव संरक्षण के योगदान और जैव विविधता की सुरक्षा में किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ये असम की रहने वाली हैं और असम की राजधानी है दिसपुर और असम के मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल कौन है असम के? गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, तो दोस्तों जो डॉक्टर देवी बर्मन, पूर्णिमा देवी बर्मन है, इनको ये पुरस्कार दूसरी बार मिला है। कौन सी बार? दूसरी बार। ठीक है, ये पुरस्कार इन्हें पहले एक बार मिल चुका है। ठीक है, और पहले कब मिला है इन्हें? तो पहले मिला है सन 2017 में इन्हें इसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? दोस्तों एक पक्षी होता है हरगिला नाम से, हरगिला पक्षी है ये। ठीक है, तो दोस्तों अब ये हरगिला पक्षी का महत्व क्या है? ये सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों को खा लेता है। जितने भी सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ हैं उन सबको ये खा लेता है। ठीक है, अब इस हरगिला पक्षी के बारे में लोग जानते नहीं थे इतना। ठीक है, इसकी विशेषता के बारे में तो लोग क्या करते थे? लोग इस पक्षी के घोंसले को नष्ट कर देते थे। ठीक है, जिससे क्या हो रहा था? इसकी संख्या निरंतर कम होती जा रही थी। अब डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने क्या किया? लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को इकट्ठा करके इस पक्षी की विशेषता के बारे में, इसके महत्व के बारे में लोगों को डॉक्टर पूर्णिमा जी ने बताया। ठीक है, और इनके इसी प्रयास के लिए इन्हें इस ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया। ठीक है, और दोस्तों इनके इसी प्रयास के कारण असम सरकार ने 7 अक्टूबर 2022 को, कब? 7 अक्टूबर 2022 को हरगिला दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे गोल्ड नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, 2024 का, ये किसे मिला है? आलोक शुक्ला को मिला है। और बेंच ओपन स्क्वैश खिताब ये किसने? वेलावन सेंथिल कुमार ने जीता है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से रणदीप हुड्डा को सम्मानित किया गया है, ये एक अभिनेता है। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2024 का ये किसे? नोवाक जोकोविच को मिला है और ये 5वीं बार मिला है इन्हें। ठीक है, और दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 ये मोहम्मद सलेम को मिला है और ये इनकी एक फ़ोटो के लिए मिला है, जिस फोटो में इन्होंने एक फ़िलिस्तीनी महिला जो अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को लेकर खड़ी है, उस फोटो के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों आंसुता लाकड़ा पुरस्कार ये दीपिका सोरेंग ने जीता है और ये हॉकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। और लता मंगेशकर पुरस्कार ये किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है। और जॉन डकर्स गैर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार डॉक्टर गगनदीप कांग को मिला है। और ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 डॉक्टर निकेश जैन को मिला है। और प्रिट्जर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो को मिला है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। और नीदरलैंड के इरासमस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। और एबल पुरस्कार 2024 जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, इसे मिशेल टेलेग्रैंड को सम्मानित किया गया है। और मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये इसको किसको दिया गया है? नीता अंबानी को दिया गया है। तो ये भी सभी हाल ही में दिए गए पुरस्कार हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
हाल ही में CAG मुर्मू और किस देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपाल। CAG दोस्तों CAG मुर्मू, ठीक है। ये कौन है? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। CAG क्या होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। दोस्तों CAG का भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है और इसे भारत का मतलब CAG को भारत का वित्त संरक्षक भी कहा जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी ये पहले पूरी कर लेते हैं वही इसका कार्यकाल होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और दोस्तों नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? पुष्य कमल दहल, ठीक है। तो CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने लेखा परीक्षा में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन, जो MOU लिखा हुआ है, इसको ही समझौता ज्ञापन बोलते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों विश्व में अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है, ये शीर्ष पर रहा है और दूसरे नंबर पर भारत की राजधानी यानी नई दिल्ली रही है, ठीक है। नेक्स्ट, नेपाल देश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया है और नेपाल और भारत ने आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए B2B बैठक की मेजबानी की। B2B बैठक का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस बैठक, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? उभरता नेपाल। और दोस्तों भारत ने नेपाल देश को हाल ही में 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी हैं और नेपाल देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाएगी और नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात भी करेगा। और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला देश कौन बन गया? पहला दक्षिण एशियाई देश भी कौन बना है? नेपाल बना है, ठीक है। और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ? नेपाल में शुरू हुआ है। और नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनल लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 2025 से 2030 तक किस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इजराइल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। भारत 2025 से बांग्लादेश के लगभग कितने 1500 सिविल सेवकों को क्या देगा? प्रशिक्षण करेगा, यानी ट्रेनिंग देगा, ठीक है। बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है, ठीक है। और बांग्लादेश की मुद्रा है टका, ठीक। दोस्तों बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है, जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के साथ क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था, ठीक। और दोस्तों भारत बांग्लादेश के साथ ही सबसे ज़्यादा लंबी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और अगर पूछा जाए कितनी, तो 4097 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ, जो सबसे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बांग्लादेश में टैगोर ऑन द पद्मा बोट कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में द हिंदू अखबार ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में कितने पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 पुरस्कार जीते हैं द हिंदू अखबार ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में, ठीक है। दोस्तों 3 पुरस्कार कौन कौन से? पहला है बेस्ट ऑफ शो, दूसरा है बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पेज, इसमें इसने गोल्ड पुरस्कार जीता है, ठीक है। और तीसरा है बेस्ट ऑफ डबल स्प्रेड, इसमें इसे उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है, ठीक है। और किस लिए मिला है? 3 सितंबर 2023 को द हिंदू अखबार ने एक पृष्ठ पर नीरज चोपड़ा के कौशल के पीछे का डिजाइन, ठीक है, इसको प्रकाशित किया था और इसी प्रकाशन के लिए इसे 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। द हिंदू एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर है, अंग्रेजी अखबार है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है, भारत में जो है, ठीक है। और द हिंदू पत्रिका के रूप में प्रारंभ हुआ था 1878 ईस्वी में और बाद में ये दैनिक रूप से 1889 में आरंभ हुआ। और दोस्तों 2014 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी समाचार पत्रों में
पढ़े जाने वाले अंग्रेजी समाचार पत्रों में ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? द टाइम्स ऑफ इंडिया, और दूसरे स्थान पर है हिंदुस्तान टाइम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संयुक्त रूप से पुणे में कौन सा संविधान पार्क विकसित किया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पहला। पहला संविधान पार्क भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने पुणे में बनाया, विकसित किया। ठीक है दोस्तों, संविधान की अगर हम बात करूं तो दोस्तों संविधान सभा की जो मांग की गई थी वो सबसे पहले 1895 में, कब? 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। किसके? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये मांग औपचारिक नहीं थी, ये मांग सिर्फ मौखिक मांग थी। ठीक है, उसके बाद सन 1934 ईस्वी में प्रथम औपचारिक मांग की थी किसने? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में प्रथम औपचारिक मांग की गई थी। और उसके बाद 1946 में आया था कैबिनेट मिशन योजना। क्या आई थी? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, और इसी योजना के कैबिनेट मिशन योजना, और इसी योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान की कुल 3 बैठकें हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर यानी 2 दिन के बाद 1946 को। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? तीसरी बैठक में हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की उद्देशिका पेश की गई थी। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद प्रारूप समिति का गठन हुआ जिसके 7 सदस्य थे, और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। ठीक है, और जो संविधान का निर्माण हुआ था उसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर कहाँ खोला है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर खोला है। और दोस्तों अमेरिकन एक्सप्रेस एक कंपनी है, इसको एमएक्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1850 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना के बारे में बात करें, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, और न्यूयॉर्क सिटी कहाँ पर है? ये एक शहर है किसका? यूएसए का। ठीक, और दोस्तों ये अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ये वित्तीय सेवा प्रदान करती है, जैसे क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, और व्यवसायों के लिए ट्रैवलर्स चेक वगैरह देती है। ठीक है, और दोस्तों भारत में गुड़गांव में इसके 4 और कार्यालय हैं। ठीक है, और अब ये अपना सबसे बड़ा परिसर गुरुग्राम में खोलने जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ? उमरोई मेघालय में हुआ है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ पर हुई है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रांची में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत हुई है। और दोस्तों रांची झारखंड की राजधानी है, और इसके झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन, और राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच किस? हरिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत में हॉकी के बारे में देखते हैं कि दोस्तों शुरुआत कैसे हुई थी स्वर्ण युग की भारत में हॉकी के। भारतीय हॉकी
टीम, ठीक है, स्टार्टिंग में भारतीय हॉकी टीम जो थी वो ओलंपिक में पहली बार 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। और दोस्तों भारतीय हॉकी का अपना एक स्वर्ण इतिहास रहा है। भारतीय हॉकी टीम की बात करेंगे अभी हम, पहले भारतीय हॉकी की बात करते हैं। दोस्तों भारतीय हॉकी का पहले भारत में इतना क्रेज नहीं था, ठीक। अब कितना क्रेज था इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब शुरुआत में भारतीय हॉकी टीम इस 1928 एम्स्टर्डम के ओलंपिक में भाग लेने के लिए जा रही थी, ठीक है, तो पता है इसे कितने लोग विदा करने के लिए आए थे? तो इसे मात्र 3 लोग इसको विदा करने के लिए आए थे। अब देखो कितना बड़ा क्रेज था भारत में हॉकी का कि इंडिया की जो हॉकी टीम है वो किसी ओलंपिक में भाग लेने के लिए जा रही है, तो उसको विदा करने के लिए कितने लोग जा रहे हैं? 3 लोग मात्र। तो कितना बड़ा क्रेज है आप सोच सकते हो उस टाइम पर भारत में हॉकी का, ठीक है। अब जब 1928 में ये ओलंपिक में भाग लिया हॉकी टीम ने, उसके बाद स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता गया किसके द्वारा? भारतीय हॉकी टीम के द्वारा। भारतीय हॉकी टीम के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। तब देखो जब ये गोल्ड मेडल जीत कर लौटी तब इसका हजारों लोगों ने इसका क्या किया था? स्वागत किया था, ठीक है। तो ये भारतीय हॉकी टीम की कहानी है और किसी वीडियो में डिटेल में इसकी कहानी को आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी कौन सा है? वो हॉकी ही है, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद है वो भारतीय राष्ट्रीय हॉकी खेल से ही संबंधित है और इनके बारे में एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वो किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय के द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिली है? ऑप्शन ए पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन बी न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ऑप्शन सी विझिंजम बंदरगाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विझिंजम बंदरगाह। विझिंजम बंदरगाह को शिपिंग मंत्रालय के द्वारा भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट के रूप में मंजूरी मिली है। और दोस्तों ये बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। और अगर पूछा जाए भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है, तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भारत का सबसे नया बंदरगाह, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों और देखते हैं भारत श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह जिसका नाम है कांके संतुराई बंदरगाह के विकास की पूरी लागत देगा। कितनी लागत है इसकी? 61.5 मिलियन डॉलर। 61.5 मिलियन डॉलर अगर इसको हम चेंज करो इसमें इंडियन रुपीज़ में तो 513 करोड़ रुपए 513 करोड़ रुपए भारत श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह के विनिर्माण के लिए, जिसका नाम है कांके संतुराई बंदरगाह, ठीक है, इसके विनिर्माण के लिए 61.5 मिलियन डॉलर देगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।